एक बार जोर के साथ मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं ज्योति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में इस चतुर्थ ज्योतिषीय सम्मेलन का आयोजन आज इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया। महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। हमारा देश महिला सशक्तिकरण की बात करता है और अब ज्योतिष सम्मेलनों में जिस प्रकार से महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत आनंद का विषय है। मैं तो चाहता हूं कि आप आगे आइए, इसी प्रकार से और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कीजिए, क्योंकि कार्यक्रम करना कोई आसान टास्क नहीं है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज की डेट में भी कई सम्मेलन हैं हमारे देश में अलग अलग जगहों पर। दोस्तों, आप अपने काम को पूरी मेहनत से करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। लोग आपके साथ आएंगे, जो आपके प्रेमी होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। और इसका साक्षात उदाहरण ज्योति रवास जी हैं कि इतनी अच्छी संख्या यहां पर देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है। मैं मंच पर उपस्थित परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम करता हूं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, आध्यात्म, इन सभी को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान उनका पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और हम सबको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होना चाहिए। बात सनातन की हो तो सबसे पहले सनातन धर्म है और जाति वर्ण व्यवस्थाएं ये सब दूसरे नंबर पर है। मैं मंच पर उपस्थित अंक ज्योतिष के विशेषज्ञ कुमार गणेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला, आप यहां आए, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच पर उपस्थित आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय एस.के. जोशी जी, जो कि जोधपुर से हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, ललित शर्मा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, जब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि अभी आप सब ज्योतिषी हैं, अपने अपने एरिया में कार्य कर रहे हैं, अपने अपने दायरे में रहते हुए ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप आगे बढ़ोगे तो टांग खिंचाई होगी, ये मान करके चलिए। चैलेंजेस आएंगे, ये मान करके चलिए। कुतर्के भी मिलेंगे, ये मान करके चलिए। आपको डाउन करने वाले भी मिलेंगे, मान करके चलिए। बट आपका जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है, किस मुकाम पर पहुंचना है। वो अगर आपको केवल दिखता रहेगा तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपको परेशान जरूर कर सकता है, आपको प्रताड़ित कर सकता है, बट अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर के दृढ़ संकल्पित हैं तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। अभी कल हम जयपुर में थे, रात को ही लौटे और आज इस कार्यक्रम में हैं। कमिटमेंट थी, कार्यक्रम में आना है, कैसे भी आना है, पहुंचना है। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हैं, किस भी जगह पर हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। न्यूमरोलॉजी अलग विषय है, केमिस्ट्री अलग विषय है, प्रश्न शास्त्र अलग विषय है, लाल किताब अलग विषय है, वैदिक अलग विषय है। यानी कि हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अलग अलग विषयों को लेकर के रिसर्च कर रहा है और जो उसकी रिसर्च है वो जब आगे बढ़ती चली जाती है तो वो इस लोकाचार्य को ध्यान में रखते हुए जो उसके सामने रिसर्च आती है उनको आपको परोसता है। और उन्हीं रिसर्चों का लाभ आज हम उठा पा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर एच.एस. रावत जी और कुमार गणेश जी ने जो अपने अनुभव प्राप्त किए वो हमारे साथ साझा किए। 5 प्रकार से ही ज्ञान मिलता है।
श्रुति से, स्मृति से, निगम से, आगम से, लोकाचार्य से। अब लोकाचार्य में क्या होता है? वही होता है कि जो आपने अपना अनुभव लिया, जो आपकी परंपराएं चली आ रही हैं। यानी कि अगर वेदों में लिखा है कि गणेश जी का पहले आह्वान होगा, ज्योतिष शास्त्र कहती है कि जब विवाह होगा तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होगा, तो वो होगा। बट हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर विधि अलग हो, पर आह्वान उधर भी गणेश जी का होगा, पर वहां परंपरा अलग हो सकती है। गुजरात में परंपरा अलग हो सकती है, छत्तीसगढ़ में परंपरा, बिहार में परंपरा अलग हो सकती है, पर मूल सिद्धांत क्या है कि गणेश जी का पूजन होगा। यानी कि वो लोकाचार्य हुआ। इसी प्रकार से हम जब कोई भी कार्य करते हैं, उसमें जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उस अनुभव के आधार पर आप उसको आगे फैलाते हैं। स्मृतियों में जो लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने वो हमारे को दिया, हम उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मेरी एक सीरीज है जिसमें मैं कालसर्प दोष के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें मैं अभी तक शुरुआती 6 भाव की बात कर चुका हूं। मेरे से किसी ने बोला कि कालसर्प दोष का कहीं हमारे जिक्र नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, पर मैंने कहा लोकाचार्य में है। अगर मेरे गुरु ने कह दिया कि कालसर्प दोष है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं, यानी कि है, यानी कि आपको समर्पित होना पड़ेगा। बट ये कैसे आया होगा, ये शब्द क्यों मिला होगा, इसको हमारे को सोचना पड़ेगा। अब जैसे राहु हैं, भरणी नक्षत्र है उनका, उसके देवता हैं काल, यमराज। केतु है, आश्लेषा नक्षत्र है, सर्प उसके देवता है, काल सर्प। हो सकता है हमारे सीनियर्स रहे हैं, जो हमारे पहले के ज्ञानी महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं रहे हैं, उन्होंने इस चीज को आधार बना करके काल सर्प के रूप में हमारे को आगे बातें पहुंचाई। अब उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं? हम करते तो उसमें राहु और केतु की प्लेसमेंट का फल ही बताते हैं एक तरीके से, कि अगर राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने, सारे ग्रह राहु केतु के एक तरफ आ गए हैं, काल सर्प दोष बन गया। अब वो जिस भाव में बन गया, उस भाव में बैठ करके वो कैसा फल दे रहा है, उसकी दृष्टियां कैसी जा रही हैं, उसका लगन के साथ व्यवहार कैसा है, और जहां वो बैठा है वहां वो कैसी प्लेसमेंट लेकर के बैठा है। हम इन्हीं चीजों को आधार बना करके आगे जो फल है वो परोसते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी हम किसी भी ग्रह का फल देते हैं तो उस ग्रह की हमारे को, जैसे हम अपने इंटेंशन में झांकते हैं ना, अगर हमारी इंटेंशन प्योर है तो हमारे मन से, आत्मा से जो भाव निकलेंगे, जो फल निकलेगा, वो भी एकदम प्योर होगा। और अगर हमारी इंटेंशन दूषित है, अगर हमारी इंटेंशन के अंदर ही गलत भाव हैं, तो हम उस राहु को ही बहुत बुरा बना देंगे, हम उस गुरु को ही बहुत बुरा बना देंगे, हम उस सूर्य को ही बहुत बुरा बना देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। राहु ग्रह माया के जाल में तो आपको फंसाता है, मायावी ग्रह तो है, आपको पुनर्जन्म के रास्ते पर लेकर के तो जाता है। और केतु इसके अपोजिट है, वो आपको वैराग्य भी देता है, आपको मोक्ष के रास्ते को तैयार करता है, और माया छूटती नहीं है, मोक्ष जल्दी से मिलता नहीं है। यानी कि आज जो मेरा विषय रहेगा वो यही है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव से, यानी कि जो तक्षक नाम का कालसर्प दोष होता है, अगर सप्तम में राहु बैठा है, लगन के अंदर केतु बैठा है, तो आपके लिए कैसा फल होगा? प्लस और माइनस चलते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। 6 लग्नों में अलग फर्क होगा, बाकी की 6 लग्नों के अंदर अलग फर्क होगा, क्योंकि चीजों को कैटेगराइज कर दिया गया। अगर आज हमारे को प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे साथ में सपोर्ट में खड़े होने वाले लोग हैं, तो 25-30% ऐसे भी लोग हैं हमारे ही ज्योतिष समाज के अंदर जो हमारी टांग भी खींचते हैं, जो ये भी सोचते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है। तो ऐसे ही अब राहु आपका सप्तम भाव के अंदर बैठ गया, आपकी लगन के अंदर केतु ग्रह बैठ गया, तो यहां पर
तक्षक नाम का कालसर्प दोष अगर मेष लगन के अंदर बना है, कर्क लगन के अंदर बना है, सिंह लगन के अंदर बना है, आपका धनु लगन के अंदर बना है, आपका मीन लगन के अंदर बना है, आपका वृश्चिक लगन के अंदर बना है, तो इसके जो फल हैं वो बाकी की लगनों के कंपैरेटिवली सही होंगे। अब यहां पर विषय यह उठता है कि भाई अगर कर्क लगन है तो सप्तम भाव का स्वामी तो शनि हो गया। अब शनि के घर में राहु बैठ गया, राहु ग्रह वहां विराजमान हो गए, बट फिर भी वो वहां पर मित्रव्रत धर्म का पालन करेंगे। वही राहु ये सोचेगा कि भाई मैं बचा ही लूं कैसे भी करके, मैं बचा ही लूं इस रिश्ते को, जबकि उसका जो स्वभाव है वो सेपरेटिव है, अलगाव भी देता है। अब यहां पर एक विचार आपके सामने निकल के आएगा, अगर मैं केवल और केवल इस कर्क लगन को पकड़ लूं तो इस कर्क लगन में भी मैं आपको इतना डीप लेकर के जा सकता हूं कि यही लेक्चर 1 घंटे का भी कम पड़ेगा, सिर्फ इस सप्तम भाव में बैठे हुए राहु को लेकर के अगर मैं फल देना शुरू करूं तो, क्योंकि नियम और आगे ऐड होते चले जाएंगे। आपकी यही मेष लगन है, आपके सप्तम भाव के अंदर राहु बैठा है, लगन में केतु बैठा है, कालसर्प दोष बन गया, शुक्र की राशि के अंदर बैठ गया। यही राहु यही कोशिश करेगा कि मैं इसके दाम्पत्य जीवन को बचा लूं, मैं इसके दाम्पत्य जीवन को बचा लूं। अभी तो मैं दृष्टियों में भी नहीं गया, अभी तो मैंने ये भी नहीं देखा कि उसकी मित्र दृष्टि और शत्रु दृष्टि कहां जा रही है। उसके हिसाब से हो सकता है वो काल सर्प दोष मेष लगन का आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए सपोर्टिव हो जाए, बट हो सकता है कि जो उसकी दृष्टि जाएगी उस दृष्टि में उसके दोष होगा। कई बार व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो ये सोचता है कि मैं अपने दोस्त के घर को तो बचा लूं, बट मैं अपने दुश्मन के घर को बिगाड़ लूं अपनी दृष्टियों से। यह एक यथार्थ सत्य है, ऐसा होता है, ऐसे ताजा उदाहरण हैं, चल रहे हैं, आप लोगों ने अनुभव किए होंगे। इसी तरीके से अब इस मेष लगन में सप्तम भाव का बैठा हुआ राहु, अब अगर हम इसकी दृष्टियों को देखें तो इसकी एक दृष्टि तो जाएगी आपके लाभ के घर में, और जाएगी किधर, वो जाएगी कुंभ राशि के ऊपर। सोचेगा ठीक है, मैं राहु अपने मित्र की राशि को देख रहा है, सोचेगा कि ठीक है मैं यहां पर इसको लाभ के दृष्टिकोण से सपोर्ट कर लूं, बट जो उसकी लगन के ऊपर दृष्टि जा रही है वो आपके खुद के लिए तनावकारी हो जाएगी। और उसकी जो तीसरी दृष्टि जा रही है, वो नवम दृष्टि जा रही है, वो तीसरे घर के ऊपर जा रही है, मिथुन राशि के ऊपर जा रही है, बुध के घर पर जा रही है। तो सोचेगा चलो मैं छोटे भाई बहन मित्रगण इनके लिए मैं कुछ सपोर्टिव हो जाऊं। दोस्तों बहुत गहराई के साथ में हम चीजों को बता सकते हैं, आप देख सकते हो। अब इसी के अपोजिट कर दो, इसी के अपोजिट फल निकालना शुरू कर दो। आप देख लो कि बाकी की 6 लगन, अब वृष लगन की कुंडली है, मंगल बैठ गया 8 नंबर राशि में सप्तम भाव पर, काल सर्प दोष बन गया इस घर से तक्षक नाम का। अब वैसे भी वो इस घर में बैठेंगे तो जो उनका एक बेसिक नेचर होगा, उस बेसिक नेचर को व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता, ये एक यथार्थ सत्य है। अगर उसका वो नेचर है थोड़ा बहुत तनाव देने का, मित्र के घर में बैठ गया तो थोड़ा कम तनाव दे देगा, पर देगा जरूर, ये व्यक्ति की फितरत है। अगर कोई व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा है, उसके स्वभाव में लड़ना झगड़ना है, और वो 70, 75, 80 साल का भी हो जाएगा, तब भी वो उस नेचर को नहीं छोड़ेगा। वो सोचेगा अगर कोई लड़ाई हो गई तो एक झटके में लाठी उठा लेगा, चाहे वो 4 से नहीं उठ पा रहा, बेड से नहीं उठ पा रहा, फिर वो सोचेगा ले मैं खड़ा होता हूं अभी। यानी कि व्यक्ति अपना नेचर कभी नहीं भूलता। अब यहीं पर मंगल के घर में बैठेगा, वृश्चिक राशि के अंदर बैठेगा, और यही मंगल आपका काफी ज्यादा खराब भी हो, यही मंगल आपका कुंडली के अंदर स्थिति में अच्छा ना हो, यही मंगल आपका 6ठे भाव में चला जाए, यानी कि सप्तम का स्वामी होकर के 6ठे में चला गया, यानी कि वृश्चिक का स्वामी होकर के अपनी राशि से द्वादश हो गया, और उस घर के अंदर राहु बैठ गया, और भी कोई प्रभाव आ गया, तो फिर आप कह सकते हो कि भाई आपको ये दिक्कत आएगी, आप कह सकते हो कि आपको परेशानी आएगी। इसी प्रकार से आपने नेक्स्ट देखा कि मिथुन लगन है। अब मिथुन लगन के अंदर भी ये दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पर धनु राशि हो जाएगी, गुरु की राशि हो जाएगी। अब वहां बैठ करके भी वो आपको परेशान करेगा, यानी कि आप
यहां पर 6 लग्नों में इसका एडवांटेज ले सकते हो और 6 लग्नों में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ जरूर फेस करनी पड़ेगी। अभी एक व्यक्ति है, वो मेरा बड़ा खास है, मेरे से रेगुलर कुंडली पूछता रहता है और रेगुलर कंसल्टेशन करता रहता है। मेरी उससे किसी बात को लेकर के मेरी उससे बातचीत बंद हो गई। अब मुझे यह पता था कि ये मुझे कब कॉल करेगा। अब मैं आपको उसका अपना अनुभव आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे देख सकते हैं या आप कैसे ये समझ पाएं कि वो व्यक्ति आपको कब कांटेक्ट कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो मन है वो कितना पीड़ित है कुंडली के हिसाब से। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके मन का कारक कुंडली के हिसाब से कितना पीड़ित है चंद्रमा। आपको ये पता चल जाएगा कि जब ये व्यक्ति का चंद्रमा ज्यादा कमजोर होगा या इसके मन के ऊपर ट्रांजिट के अंदर ग्रह पीड़ित करने वाले आएंगे तो ये जरूर आपसे कांटेक्ट करेगा। मैंने देखा उसकी वृश्चिक लगन है, मैंने देखा कि उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा का और शनि का योग बना हुआ है, 6ठे भाव के अंदर बना हुआ है, मेष राशि के अंदर बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये व्यक्ति मेरे से तब बात करेगा, इसके मेरे पास कॉल तब आएंगे जब इसके मन से, बुद्धि से और 6ठे भाव से चंद्रमा का गोचर होता हुआ निकलेगा। ये मैंने कैलकुलेशन करी। अब उसका आधार मैंने ये बनाया कि वृश्चिक लग्न से चतुर्थ भाव में शनि बन रहा है गोचर में, चंद्रमा शनि के साथ आएगा, ये पीड़ित होगा। इसका चंद्रमा आगे बढ़ेगा, राहु के साथ आएगा, ये पीड़ित होगा पंचम भाव में, गोचर में, ट्रांजिट में। मैंने देखा इसका चंद्रमा जब 6ठे भाव में आएगा मेष राशि में और शनि की नीच दृष्टि में आएगा, ये पीड़ित होगा। यानी कि मैंने ये आइडिया लगाया कि ये व्यक्ति मेरे टच में नेक्स्ट 4 से 5 डेज के अंदर आ जाएगा और ये मेरे को कॉल करेगा, जरूर कॉल करेगा कि परेशान हो रहा हूं, ये बात हो रही है क्या। उसका मेरे पास कल ही फोन आया कि अरे गलती हो गई, माफ कर दो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसने मेरे से बातचीत करी। तो यानी कि जब आप फलादेश करते हैं तो उस समय पर जितना राहु इंपॉर्टेंट है, जितना केतु आपके लिए उपयोगी है, जितना चंद्रमा आपके लिए उपयोगी है, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सारे ग्रह हैं। बस आपको यह देखना पड़ेगा कि वो ग्रह आपके लिए कितना प्लस की तरफ जा रहा है और कितना माइनस की तरफ जा रहा है, उसके आधार पर आपका फल निकलेगा। अगर वो आपके लिए 60% तक फेवरेबल हो रहा है और 40% नुकसान की तरफ जा रहा है तो आप ये कह सकते हो कि भैया काम बनेंगे, बट ये आपको कामों में अड़चन आएगा, यानी कि आपको एक बार की जगह 3 बार घुमा सकता है। जैसे 1, 4, 7, 10। अब अगर ये लगने हैं ट्रांजिट के अंदर, अब 31 जुलाई को शुक्र नीच का हो जाएगा और 24 अगस्त की रात को 1 बजे तक शुक्र नीच का रहेगा। अब इस टाइम पीरियड में अगर आप मेष लगन से कैलकुलेट करो, कर्क से करो, तुला से करो, मकर से करो, तो आप देखोगे कि केंद्र में ऐसा कोई खास शुभ प्रभाव नहीं रहेगा सूर्य को छोड़ करके। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको तकलीफ आएगी। और 24 अगस्त को जब शुक्र रात को नीच होगा तो भी आपको दिक्कत आएगी और उससे पहले भी दिक्कत आएगी। अब जब नीच होगा तो कन्या राशि में होगा तो भी कोई ऐसा खास बल नहीं रहेगा केंद्र में, और अभी भी कोई खास बल नहीं रहेगा केंद्र में। यानी कि मेष कर्क वालों के लिए चुनौतियां रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में शुक्र नीच होगा तो इतने टाइम पीरियड तक उन लोगों को तकलीफ आ जाएगी जिनका बाय बर्थ शुक्र नीच होगा, उन लोगों को तकलीफ आ जाएगी जिनके शुक्र से रिलेटेड काम कारोबार हैं, उन लोगों को दिक्कत आ जाएगी जो प्रॉपर प्रेम वगैरह में इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, शुक्र से रिलेटेड अपनी लाइन में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को आ जाएगी। अब उसके बाद फिर लाइन में लगा हुआ है सूर्य भी नीच के लिए। सूर्य नीच होगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सूर्य इतने दिन तक नीच रहेगा और इसमें भी वो अपनी पीक की डिग्री तक कब होगा, यानी कि 10 डिग्री पर वो परम नीच होता है।
आपको वहां वैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे लाइन में लगा हुआ है मंगल, जो लंबे समय के लिए होगा। इस बार तो कम नहीं हो रहा, इस बार तो लगभग 3 महीने 3.5 महीने रहेगा, क्योंकि वक्री भी हो जाएगा, फिर मार्गी होगा, 20 अक्टूबर को होगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि आप रिजल्ट बता सकते हो, रिजल्ट को आप पंचांग के हिसाब से डे टू डे कैलकुलेट कर सकते हो। अब कल जिस हम सम्मेलन के अंदर थे, तो वो कार्यक्रम हमारा लगभग 12:15 बजे के आसपास चालू हुआ और हो जाना चाहिए था 10 सवा 10 बजे तक। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा, तो मैंने उस समय पर जब वो प्रोग्राम चालू हुआ तो मैंने देखा कि उदय की चौघड़ियाँ चल रही हैं। मैंने देखा कि उस समय पर चंद्रमा राहु की युति चल रही है। तो मैंने ये कैलकुलेट करा कि ग्रहों का जो प्रभाव है, आप उसी समय पर उसको देखो जिस टाइम पर आपको वो घटना घटित होती हुई नजर आ रही है, या आपके सामने ऐसा कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप उसी टाइम पर ये लगा करके देखो कि अभी के ग्रह अगर उसकी आपके पास कुंडली हो तो कैसे चल रहे हैं। उससे आपको क्या होगा कि एक वेरिएशन पता चल जाएगा कि मेरे को आगे जो प्रेडिक्शन तैयार करना है उसका जो बेस है वो मुझे ये बना करके चलना है। दोस्तों, आपने बड़े ध्यान के साथ में सुना मेरी बात को, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को एक चीज और बता देता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं, और वो मैसेज ये है कि आप सभी अभी एस्ट्रोलॉजी में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हैं हमारे। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपके ऊपर जब भी उंगलियां उठें, जब भी आपको नीचा गिराने की कोशिश करी जाए, तो उस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो ज्ञान है वो आपके काम आएगा, आपकी हिम्मत आपके काम आएगी, और कुछ नहीं। अगर आपके पास ज्ञान अच्छा है तो नो डाउट आप बहुत आगे जा सकते हो। इसके अलावा अगले साल 12 जनवरी को एक ज्योतिषीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है 2025 में, जिसका आयोजक हैं आदरणीय राजेश शर्मा जी। अच्छा प्रोग्राम होगा, इसकी आगे और क्या रूपरेखा होगी वो भी हम आपको बताएंगे। उसमें गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी का पूरा सानिध्य प्राप्त होगा, इन्हीं के देखरेख में कार्यक्रम आगे रहेगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमारे बीच में पीपीएस राणा जी भी आ चुके हैं देहरादून से, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं प्रश्न कुंडली के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिन ध्यान से सुना। जय श्री राम।